नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। सर्वप्रथम पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख भी रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में आज के दिन 15 अगस्त को कहीं ना कहीं आपको हर जगह तिरंगा यानी कि झंडा फहराने का प्रोग्राम, तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम और शहीदों की याद में प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। पूरे भारत में आपको पूरा भारत इस समय तिरंगा की एक जो उसमें दिखाई देगा। पूरे जहाँ देखोगे आप सब जगह हमारा तिरंगा ध्वज फहराता दिखाई देगा। और पूरे देश में इस समय आज के दिन में काफ़ी हर्षोल्लास का भी दिन है। लेकिन आप सबको पता भी होगा कि उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को ही हमारे देश का एक तरह से विभाजन भी हुआ था, जिसका विभीषिका दिवस के रूप में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने शुरुआत की है। अब हम एक दिन पहले अपना विभीषिका दिवस मनाएंगे। कैसे हमारे देश के दो टुकड़े हुए, कैसे भारत माता के दो टुकड़े हुए और किस तरह से इसमें कांग्रेस की जो विफलता रही, इसमें खासकर जो है कांग्रेस की विफलता का दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है बार बार, और ये बिल्कुल सच्चाई भी है। इसी के संदर्भ में आपके सामने में एक छोटा सा एक जो पत्र है जो उस समय उससे काफ़ी पहले, यानी कि आप भी मान लीजिए 15 अगस्त 1944 को आज़ादी से ठीक 3 साल पहले, आज़ादी से ठीक 3 साल पहले जो उस समय हमारे जो पंजाब के जो विकास एवं माल मंत्री थे सर छोटू राम जी द्वारा एक पत्र लिखा गया था महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जब उन्होंने राजगोपालाचार्य का या जो अंग्रेजों को द्वारा एक फार्मूला दिया गया था अब भारत का विभाजन किया जाना चाहिए। जब उनको महात्मा गांधी की स्वीकृति मिल गई इसमें, अब भाई अब हाँ भारत के दो टुकड़े होंगे, भारत का विभाजन होगा, तब उस समय सर छोटू राम जी ने एक चिट्ठी महात्मा गांधी जी को लिखी थी। भाई उसमें उन्होंने अपना पूरा एक क्या क्या देश में दुर्घटनाएं हो सकती है, क्या देश के लिए नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा और क्यों इसको नहीं करना चाहिए, कौन इसमें फ़ायदा देख रहा है अपना, यानी कि इसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार से चिट्ठी लिखी थी। बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी थी। उस पूरी चिट्ठी को अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन उस चिट्ठी के मैं कुछ बिंदु आपको मैं ज़रूर पढ़ के बताना चाहूँगा कि उन्होंने आज़ादी से 3 साल पहले ही अपनी एक जो स्थिति थी, जो उनके मन की स्थिति, वो बिल्कुल महात्मा गांधी जी के सामने क्लियर कर दी थी। और आज आप देखेंगे उसमें से काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सेम वैसी हुई है। यानी कि उन महान आत्मा को, महान व्यक्तित्व को पहले ही ज्ञात हो गया था कि भाई हमारे देश का जो विभाजन हो रहा है इसमें क्या क्या आगे दिक्कतें, कठिनाई आएगी, जनता को, पब्लिक को किस तरह से क्या क्या इसमें शोषण होगा, किस तरह से उनको इस चीज़ को उनको एक बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा देगा। साथ ही उनको इस चीज़ का भी पूरा इल्म था, क्योंकि कांग्रेस जो ये समझौते पे आई थी, भाई समझौता हम भारत के दो टुकड़े करेंगे धार्मिक आधार पर, उस समय कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ये बिल्कुल सब जगह क्लियर हो चुका है। क्यों, एक तो जो शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी उसमें कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा सहयोग नहीं किया, उनकी फांसी रुक सकती थी। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक बड़ा आंदोलन चलाया हुआ था, अपनी एक सेना बना करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। उससे भी देश का समर्थन सुभाष चंद्र बोस जी को ज़्यादा जा रहा था और कांग्रेस को कम जा रहा था, जिससे कांग्रेस की जो स्थिति थी काफ़ी वो ढीली पड़ गई थी। और काफ़ी दिनों से कांग्रेस ने कोई आंदोलन भी ऐसा नहीं किया था जिससे कि जनता उनके साथ जुड़े। इनकी कई सालों से कांग्रेस बिल्कुल स्थिरता के दौर में चली गई थी, जिस वजह से कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही थी और उधर थोड़ा सा मुस्लिम लीग बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो उनके 3 जो गढ़ थे मेन, सिंध, पंजाब और बंगाल, यहाँ ही 3 ज़्यादा मुस्लिम बहुसंख्यक थे। जिन्ना जी ज़्यादा यहीं कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंजाब प्रांत के अंदर जो सर छोटू राम जी थे उन्होंने उनको रोक के रखा हुआ था, क्योंकि पंजाब में पूरी सरकार उनकी रहती थी। हालांकि वहाँ वो भी बहुत बड़ा मुस्लिम एक प्रदेश था, उस समय 57% मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वहाँ जमींदार अली की सरकार बनती थी हमेशा। और सर छोटू राम जी उसके जो बिल्कुल ही मेन होते थे। हालांकि वो चेहरा कभी किसी को बनाते थे, लेकिन मेन जो करता धरता थे जमींदार अली के और सर छोटू राम जी थे। सर छोटू राम जी ने ये पार्टी बनाई थी और उन्होंने केवल एक ही नारा दिया था कि हमारा तो भाई जब तक किसान और मजदूर की जब तक स्थिति नहीं सुधरेगी, कोई भी देश की आज़ादी या धर्म की आज़ादी सब ये बेकार है।
वो ये कहते थे कि जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी आप किसी दूसरी आग में नहीं कूद सकते। यानी कि भूखे पेट ज़्यादा दिन तक कोई भी आदमी चल नहीं सकता, पहले उसका पेट भरा जाए उसके बाद ही किसी चीज़ में उसकी रुचि या उसका ध्यान जाएगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि खाली पेट आदमी को कुछ भी नहीं दिखाई देता, सबसे पहले उसको लगता है कि भाई मेरा पेट भरे। क्योंकि उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, किसानों का और मज़दूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। और इसीलिए जो आंदोलन वो चला के रखते थे उनमें भी वो अपने किसान और मजदूर की बात करते थे केवल, इसीलिए उनको रहबरे दीन बंधु सर छोटू राम जी भी कहते थे। दीन बंधु सर छोटू राम जी, रहबरे आजम भी उनको उपाधि दी गई थी। और उनकी एक जो छवि थी बहुत ही समाज सुधारक और खासकर किसान और मजदूर के हक में वो हमेशा बात करते थे। महात्मा गांधी ने तो कई बार उनको पंजाब का सरदार भी कहा है, भाई आप तो पंजाब के सरदार हैं, क्योंकि जैसे सरदार पटेल ने गुजरात में किसानों का आंदोलन चलाया हुआ था, ऐसे ही किसानों के लिए ये भी बहुत मेहनत कर रहे थे। हालांकि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी या कांग्रेस के कहने पर अपना आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन सर छोटू राम जी ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया और पूरी ज़िंदगी अपने किसान और मजदूर की उसी में लगे रहे। इस सब का ये परिणाम था कि पंजाब प्रांत में जो हरियाणा, पंजाब का, हिमाचल का जो एरिया है, उस समय सर छोटू राम की तूती बोलती थी और वहाँ पर जिन्ना को पैर रखने की जगह भी नहीं थी। जिन्ना ने कई बार कोशिश की, जिन्ना 1936 से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ के मुस्लिमों ने कभी भी जिन्ना का साथ नहीं दिया, क्योंकि वे सब समझते थे कि जब तक गरीब का पेट नहीं भरेंगे, सर छोटू राम की बात में बात मिला के नहीं चलेंगे, तो उनका कोई वजूद नहीं है वहाँ। तो इस प्रकार जिन्ना की जो वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रही थी और जिन्ना के कदम को उन्होंने पंजाब में आने से रोक दिया था। जिन्ना की जो ताकत थी वो सिंध और केवल बंगाल की तरफ ही थोड़ी थी, बाकी पंजाब में उसका कोई वजूद नहीं था। इसी के तहत जब महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया देश के बंटवारे का, भाई ये हो सकता है, इस पर आगे कुछ कार्य किया जाएगा, तब उन्होंने सर छोटू राम जी ने 15 अगस्त 1944 को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका मैं थोड़ा सा 2-4 आपको अंश बताऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा था। सर्वप्रथम उन्होंने लिखा था कि इस प्रारूप से जिन्ना के इस कथन की सत्यता एवं सिद्ध हो जाती है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं, न कि एक ही राष्ट्रीयता के 2 अंगभूत अवयव हैं। पॉइंट इसमें काफ़ी है, लेकिन मैं आपको मेन में बता रहा हूँ। पाकिस्तान के बनने से पंजाब और बंगाल की आर्थिक सामाजिक स्थिति का संतुलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विभाजन का उन पर घातक प्रभाव होगा। तो इस विषय में वहाँ के जनगण की सहमति आवश्यक है। अब आप देख सकते हैं पंजाब और बंगाल की क्या हालत है। जो बंगाल था वो पंजाब में से, पाकिस्तान में से कट के अलग देश बन चुका है। इसकी तो उन्होंने काफ़ी पहले ही सर छोटू राम जी ने बता दिया था। यह प्रस्ताव पंजाब और बंगाल के और मुसलमान नागरिकों के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बन गया है, क्योंकि उनकी आंखों के आगे एक अनिश्चित और एक अनचिन्हा अंधकार आच्छन है। उनका भविष्य अनिश्चित और अप्रत्याशित है। यह प्रस्ताव तो जिन्ना को ही मुस्लिम जनता का एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार करता है, क्योंकि इसके आधार पर उन राष्ट्रवादी मुस्लिमों जनप्रतिनिधियों की भावना को अनवरत अनदेखी की जा रही है, जिन्होंने देश की विघटन व निरंतर विरोध ही किया है। विशेषकर पंजाब के जमींदारा लीग, मुस्लिम जननेता और सीमांत के खान अब्दुल गफ्फार खान और उनकी सहकर्मियों को आप कांग्रेसी लीगी भेड़ियों के कृपा कटाक्षों का अवलंबन छोड़ रहे हैं। यह फार्मूला सिखों का सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में दिए गए कांग्रेस के उस आश्वासन को भी रेखांकित करता है, जिसमें कोई भी सांप्रदायिक निर्णय लेने से पूर्व उनकी सहमति का प्रावधान था। यानी कि 1929 में एक वहाँ समझौता हुआ था लाहौर में कि जब भी कोई पंजाब की तरफ या कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा सांप्रदायिक, उसमें वहाँ के सिखों की जो है कि और ज़रूर उनकी राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। इस प्रारूप के कार्यान्वित होने पर बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, यथा यह ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि जिन्ना का प्रभाव पंजाब और कश्मीर में क्षीण है। चंद्रकला के समान शययान उसके बल तेज का पुनः प्रखरता ही प्राप्त होगी। यानी कि सर छोटू राम जी ने कह दिया था कि भाई आप इस समय ऐसे जो प्रावधान इस प्रस्ताव को लेके आ रहे हो, जिस समय जिन्ना की ताकत कश्मीर और पंजाब में बिल्कुल घटती जा रही है, वहाँ कुछ नहीं है उसका वजूद।
इस तरह से अगर आप इस प्रस्ताव को मानते हैं तो इन दोनों क्षेत्रों में भी उसकी ताकत बढ़ जाएगी, यानी कि पंजाब और कश्मीर के लोग भी फिर जिन्ना को अपना एकमात्र मुस्लिम नेता मानने लगेंगे। मुस्लिम लीग की छिजती आभा को यह प्रस्ताव और अलोकित कर और उसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को हततेज कर देगा, यानी कि वही बात है कि भाई मुसलमान एक तरह से जिन्ना को अपना फिर नेता मानने लगेंगे। केंद्रीय शासन में हमें अधिक और अधिक अधिकार अंग्रेजों में सद्भाव जागृत कर लेने होंगे। यदि जिन्ना सरकार को सहयोग दे तो समुचित है, अन्यथा उसको शासन से अलगाया जाए और उनके स्थान पर देशभक्त मुसलमानों को ही अधिमान दिया जाए। यह कार्य चाहे आत्मसमर्पण या सफलता सा लगे, लेकिन राष्ट्र विभाजन के अराष्ट्रीयकृत कृत से यह कार्य कदापि श्रेयस्कर ही होगा। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो देशभक्त मुसलमान है उनको आप आगे लेके आए, जिन्ना को साइड कर दो, जिन्ना की कोई खास कुछ छवि है नहीं, लेकिन अगर इस तरह से आप उसको ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो उसकी छवि अपने आप बन जाएगी। महात्मा गांधी जी मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग के संबंध में यह जो धारणा फैल गई है कि चमत्कारिक व्यक्ति और संगठन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि जो लोग जिन्ना को बहुत चमत्कारी और मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे ब्रिटिश शासन की द्वैध नीति से ही प्राणवायु प्राप्त है। उन्होंने साफ बोल दिया जो ब्रिटिश की जो फूट डालो की जो नीति है उसी से उसका हवा मिली हुई है, यानी कि वो ब्रिटिश सरकार के, इंग्लैंड गवर्नमेंट के उस पर चल रहा है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अंग्रेज़ों के ही सहयोग से उसका आगे लालन पालन हो रहा है। कुछ कांग्रेस की स्थिरता से भी उसको नस जीवन रस दिया है। फिर दोबारा वही बात आ गई, उन्होंने साफ बोल दिया कांग्रेस की स्थिरता से ही थोड़ा जिन्ना को थोड़ा सा प्रभाव बढ़ रहा है। फिर जिन्ना साहब मूलतः एक विध्वंस व्यक्ति हैं, वे राष्ट्र निर्माता या विधाता कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में आपको कांग्रेस को उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह भी निवेदित कर देता हूँ। यानी कि उनको बता दिया कि कांग्रेस जो जिन्ना है देश को विभाजित करने के उसमें है, अब उसके साथ कैसा आपको वो करना चाहिए उन्होंने उसके बारे में बताया है। जिन्ना साहब के साथ सामान्य शिष्टाचार करते हुए उनकी विघटनकारी गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि उनसे बातचीत करते रहो और जो उनकी नीतियां हैं वो जनता के सामने बताते रहो, जिससे कि उनकी जनता उनको समझ जाए भाई ये देश विरोधी है। समझौता स्वीकार पूर्ण करने से पूर्व कम से कम जिन्ना से यह तो जानना ही चाहिए कि उसके द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान में उत्तराधिकार, स्वामित्व, संपत्ति का हस्तांतरण, न्यायालयों का निर्माण, दीवानी तथा फौजदारी के अधिकारों के संबंध में क्या नियम होंगे। यानी कि अगर उससे पहले इन नियमों पर बात क्लियर हो जाए तो जनता उसको अपने आप छोड़ देगी, क्योंकि उसमें वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, सबको एक साथ लेकर नहीं चल पाएंगे और उससे उनका जो पर्दाफाश हो जाएगा। पाकिस्तान में कौन सी शासन पद्धति और व्यवस्था होगी, पूंजीवाद, साम्यवाद या फिर अधिनायकवाद का दबदबा ही रहेगा, जिसकी लड़ाई हमेशा से सर छोटूराम जी लड़ते रहे हैं। उन्होंने फिर वही क्वेश्चन कर दिया, फिर उनसे पूछ लिया जाए कि पूंजीवाद, साम्यवाद या फिर अधिनायकवाद का वो दबदबा रहेगा। अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों की व्यवस्थी पर वहाँ पर कैसी होगी, उन्हें कितने अधिकार उपलब्ध होंगे। सबसे मेन और मुख्य बात उन्होंने ये भी पूछ दी कि भाई जो हिंदू या कुछ सिख उनके साथ लगे हुए हैं उनसे इस चीज़ का पता चल जाएगा कि जिन्ना के दिमाग में क्या चल रहा है और वो देश को किस तरह से विभाजन करना चाहता है, किस तरह केवल मुस्लिम लीग को एक बढ़ावा दे करके मुस्लिमों का एक नेता बनना चाहता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी मुसलमानों को कुछ नहीं दे पाएगा। और आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब है। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे वहाँ की जनता खुश हो और उसको देश में अपने कुछ शांति प्राप्त हो। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सर छोटूराम ने 3 साल पहले ही अपने विचार प्रकट कर दिए थे। हालांकि कांग्रेस ने कभी उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, कांग्रेस हमेशा उनके खिलाफ रही है, क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस में ही थे। और जब एक असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, उस समय किसानों की ज़मीन जो उस असहयोग आंदोलन की वजह से उनके हाथों से जा रही थी, गरीबों की ज़मीन जा रही थी, तो उस समय उन्होंने असहयोग आंदोलन से अपना हाथ हटा लिया और तब से वो कांग्रेस उनके खिलाफ हो गई। अब भाई इस आदमी को हम कभी भी महत्व नहीं देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया, हमेशा देशभक्ति और किसानों के और मजदूरों के हित में उन्होंने काम किया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस चिट्ठी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और बहुत कुछ जानने के लिए हमें सर छोटूराम को भी जानना पढ़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस समय उनकी कोई बात कर नहीं रहा है। ये एक दुर्भाग्य है कि देश में अच्छे लोग को
थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा क्रेडिट पे चलती है, किसी को क्रेडिट देना पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी एक बात होती है। तो इस प्रकार आज के अंक में इतना ही। इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत